कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अद्विका बोली, मुझे अब नींद आ रही है, आप प्लीज़ यहाँ से जाइए। रुद्रांश, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन हार नहीं मानूंगा जब तक आप मेरी लाइफ में आ नहीं जाती। मैं आपके आसपास ही हूँ, गुड नाइट कहते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। अद्विका अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंखों से दो बूंद आंसू निकलकर तकिए में समा जाते हैं। सालों पहले की बातें उसके दिमाग में चलने लगती है, जब वो कॉलेज में रुद्रांश से मिली थी। शुरुआती झगड़े के बाद उनकी दोस्ती हो गई थी और उनकी दोस्ती इस कदर बढ़ गई थी कि कॉलेज में सभी लोग उन्हें एक दूसरे का लवर समझने लगे थे। अद्विका को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रुद्रांश की तरफ अपना झुकाव महसूस कर रही थी। शुरुआती मजाक मस्ती के बाद दोनों अपने करियर के प्रति फोकस हो गए थे। इसलिए अद्विका ने अपने जज्बातों को अपने दिल के अंदर रखा था, लेकिन रुद्रांश जाने किस एटीट्यूड में, प्यार तो दूर की बात, दोस्ती में भी छलावा किया था, केवल इसलिए कि अद्विका फर्स्ट पोजीशन पर थी। उसे हर बार हराई थी, जिसका बदला लेने के लिए उसने दोस्ती जैसी मीठी छुरी का उपयोग किया। अद्विका एक गहरी सांस लेते हुए खुद से, नहीं, मैं फिर अपने दिल और जज्बातों को कुचलते हुए नहीं देख सकती। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी लड़के की इतनी औकात नहीं कि अद्विका को तोड़ सके। अद्विका वो मजबूत चट्टान है जिससे टकरा कर लोग खुद चूर चूर हो जाते हैं। वो सर झटकते हुए सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन अब नींद किसे आने वाली थी। दवा भी अब असर नहीं कर रही थी और यादों का बवंडर उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। रुद्रांश बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। अपनी सीट पर बैठते ही अपना सिर पीछे टिकाकर आंखें बंद कर गहरी सांस ली। खुद से ही बोला, अद्विका, आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरी दोस्ती में कोई छलावा नहीं था। मैं तो आपसे मोहब्बत करने लगा था, लेकिन जाने कब अपनी नादानियों में मैं ये समझ ही नहीं पाया। उस दिन आपका दिल तोड़ने के बाद कभी आराम नहीं मिला। आज मैंने कामयाबी तो पा ली, लेकिन खुद को कहीं खो दिया। माँ के सामने सब ठीक होने का दिखावा करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि इन 4 सालों में ऐसा कोई पल नहीं गुजरा जब आपको याद ना किया हो। आप तो मेरे नसों में खून की तरह दौड़ रही हैं, हर सांस में आपका ही नाम होता है। रुद्रांश और अद्विका अपने अतीत में डूबने लगे। जब उनकी दोस्ती हो गई, सारे कॉलेज में इनकी दोस्ती के चर्चे होने लगे। अद्विका सूरज और शिवम से मिली। दोनों अच्छे स्वभाव के लड़के थे। दोनों दोस्तों को रुद्रांश का अद्विका से दोस्ती करना समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वे रुद्रांश को 10वीं क्लास से जानते थे। रुद्रांश ने आज तक किसी लड़की से दोस्ती नहीं की थी, यहाँ तक कि मिस सोनिया, जो दिल्ली के एक मंत्री की बेटी थी, 10वीं से ही रुद्रांश को पसंद करती थी और इस कॉलेज में भी अपने पैसे और पावर के बल पर एडमिशन लिया था, केवल रुद्रांश के पास रहने के लिए। लेकिन रुद्रांश उसकी तरफ पलट कर भी नहीं देखता था। उसने आज तक उससे अच्छे से बात भी नहीं की थी और अद्विका से भी पहले दिन से चिढ़ रहा था, लेकिन अचानक उन दोनों की दोस्ती उन दोनों को हैरान कर रही थी। घर जाने के समय उन दोनों ने रुद्रांश से पूछा भी, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? रुद्रांश बोला, कुछ भी नहीं यार, क्यों, क्या हुआ? शिवम बोला, तू अच्छे से समझ रहा है कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ। अद्विका से तेरी दोस्ती हम लोगों को समझ नहीं आ रही। देख यार, अद्विका एक इनोसेंट लड़की है, इतना तो हम लोग जान ही चुके हैं। वो अपनी काबिलियत के बल पर इस कॉलेज में है, इसलिए तेरे दिमाग में अभी कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है तो उसे रोक दे। ऐसा ना हो कि बाद में पछताने के सिवा तुझे कुछ हाथ ना लगे। रुद्रांश हंसते हुए, अरे यार, कैसी बातें कर रहे हो, मैं क्यों भला ऐसा वैसा सोच लूँगा। मैं भी समझ गया हूँ कि वो अच्छी लड़की है और टॉपर भी तो है, इसलिए हमने उससे दोस्ती कर ली। तुम ही लोग तो कह रहे थे कि बिना वजह से झगड़ा करने का कोई मतलब नहीं। सूरज बोला, लेकिन एक ही दिन में तेरे अंदर इतना परिवर्तन कैसे आ गया? रुद्रांश बोला, तुम लोगों को मुझ पर विश्वास ही नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। दोनों दोस्त भी आगे कुछ नहीं कहते हैं और इसी तरह दिन गुजरता गया। रुद्रांश के मन में क्या चल रहा था ये केवल उसी को पता था। कुछ दिनों बाद उनके दोस्तों को विश्वास हो गया कि सच में उसने अद्विका से दोस्ती कर लिया है। धीरे धीरे 2 साल हो गए। इन 2 सालों में अद्विका और रुद्रांश बेस्ट फ्रेंड बन गए थे।
पीठ पीछे कुछ स्टूडेंट उन्हें एक दूसरे का लवर कहते थे। अद्विका की दोनों सहेलियों ने रुद्रांश के नाम से चिढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया। अद्विका इन बातों को हंसकर टाल जाती। कॉलेज का लास्ट सेमेस्टर चल रहा था। इन बीते सालों में अद्विका और रुद्रांश एक दूसरे से अटैच हो गए थे। कॉलेज टूर पर जाना हो या कॉलेज का कोई फंक्शन, उन दोनों की जोड़ी कमाल करती थी। अद्विका हर चीज़ का टैलेंट दिखाती थी। अब इस लास्ट सेमेस्टर में रुद्रांश और अद्विका की दोस्ती सभी बच्चों में चर्चा का विषय थी। कोई उन्हें बेस्ट फ्रेंड मानता तो कोई कपल। अद्विका अपनी फीलिंग को लेकर श्योर थी, लेकिन अभी तक उसने रुद्रांश से कुछ नहीं कहा था। रुद्रांश के दिल में क्या था ये अद्विका नहीं समझ पा रही थी। उस दिन अद्विका की सहेलियों ने चिढ़ाते हुए कहा कि अब कॉलेज खत्म होने वाला है, अगर अभी अपने दिल की बात नहीं बताई तो ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए। अद्विका भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा 2 पेपर और बाकी हैं, पेपर खत्म होने के बाद रुद्रांश को अपने दिल की बात ज़रूर बताएगी। लास्ट पेपर के एक दिन पहले रुद्रांश अद्विका के पास आया। अद्विका बोली, क्या हुआ, परेशान हो? रुद्रांश बोला, हाँ, एक क्वेश्चन सुलझ ही नहीं रहा है और कल पेपर में ज़रूर आएगा। अद्विका बोली, अरे तो पहले बताना चाहिए था ना। रुद्रांश बोला, मैंने सोचा पहले मैं खुद सुलझा कर देखता हूँ, लेकिन हो ही नहीं रहा। अद्विका, इस क्वेश्चन को समझने के बदले मुझे तुम्हारे 60 मिनट चाहिए, मिलेगा? रुद्रांश बोला, अजी आपके लिए तो मेरी पूरी ज़िंदगी है, आप 60 मिनट की बात करती हैं। अद्विका हंसते हुए उसकी आंखों में देखती है जहाँ कुछ अलग सा था, शायद खुद के लिए चाहत या वो उसकी गलतफहमी थी। रुद्रांश, शाम के 4 से 5 बजे तक 60 मिनट तुम्हारा। अद्विका बोली, ओके। दोनों इस समय लाइब्रेरी में थे। पढ़ते हुए 2 बज गए। अद्विका अपने घर की तरफ निकल पड़ी। उसने कुछ अरेंजमेंट किया खाने के लिए। वो बाहर से ही पनीर चिल्ली, मैंगो जूस और रसगुल्ला लेते हुए आई थी। उसने टेबल पर सजाया, फिर खुद तैयार होने लगी। आज उसने लाइट ब्लू कलर का अनारकली सूट पहना जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने आज मन ही मन सोचा कि अपने दिल की बात आज ही रुद्रांश से बताएगी, क्योंकि उसे विश्वास था कि रुद्रांश हाँ ही बोलेगा, क्योंकि उसकी आंखों में अपने लिए उसने मोहब्बत देखी थी। शाम के 4 बजे रुद्रांश का कॉल आया। अद्विका अपने कमरे से बाहर निकलकर गेट पर आई। रुद्रांश भी ब्लू जीन्स, ब्लैक टी शर्ट और उस पर वाइट जैकेट डाले हैंडसम लग रहा था। अद्विका कुछ पल तक उसे देखती रह गई। रुद्रांश भी अद्विका के चेहरे में कहीं खो सा गया था। जल्दी से दोनों संभालते हुए अद्विका बोली, चलो आओ अंदर। रुद्रांश ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, चारों तरफ लाइटें जल उठी। रुद्रांश भौचक्का होकर चारों तरफ देखने लगा। छोटे से हॉल को बेहद खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। रुद्रांश मुस्कुराते हुए, आज तुम्हारे इरादे नेक नहीं लग रहे हैं। अद्विका बोली, मेरे इरादे तो नेक ही हैं, अब सामने वाला इसे कैसे लेता है ये तो उस पर डिपेंड करता है। अच्छा चलो आओ, पहले कुछ खा लेते हैं। रुद्रांश बोला, नहीं यार, अभी भूख नहीं है, पहले थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं, फिर मैं भी खाना खाकर घर के लिए निकल जाऊंगा। अद्विका बोली, चलो ठीक है। वो दोनों कमरे में आकर बेड पर बैठते हैं। कमरा छोटा था, उसमें एक बेड, टेबल और एक चेयर लगी हुई थी। ज़्यादा सामान नहीं था। एक तरफ दीवार में ही अलमारी बनी हुई थी जिसमें अद्विका अपने कपड़े रखती थी। रुद्रांश सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा था। अद्विका कुछ ही देर में उसके क्वेश्चन को सुलझा चुकी थी। रुद्रांश बोला, मानना पड़ेगा मिस टॉपर, तुम सच में ब्रिलियंट हो। अद्विका बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ऐसे सवाल मुझसे भी जल्दी नहीं सुलझते। दुनिया की सारी चीज़ें एक ही इंसान को पता नहीं होती। रुद्रांश बोला, ये तो ठीक कहा तुमने। अच्छा देखो, 5 बजने वाले हैं, चलो खा लेते हैं। अद्विका किचन में जाकर हाथ धोती है। टेबल पर खाना सजा हुआ था, केवल प्लेट में सर्व करना था। रुद्रांश बोला, आज मैं सर्व करता हूँ, वैसे खाना तुमने बनाया है? अद्विका बोली, नहीं, इतना सब बनाने के लिए टाइम नहीं था, मैं बाहर से ही लेकर आई हूँ। दोनों बातें करते हुए पनीर चिल्ली खाते हैं। लास्ट में स्लाइस का बोतल खोलते हुए दोनों ग्लास में मैंगो जूस डालती है। रुद्रांश, जूस में हल्का नमक हो तो टेस्ट बढ़ जाता है। अद्विका बोली, मैं अभी नमक लेकर आती हूँ। वो जैसे ही किचन में जाती है, रुद्रांश अपने पॉकेट से एक पाउडर निकालते हुए अद्विका के ग्लास में डाल देता है। अद्विका नमक लाकर रुद्रांश को देती है। दोनों बातें करते करते जूस खत्म करते हैं। रुद्रांश बोला, 4:55 हो गया है, अब मुझे चलना चाहिए। अद्विका बोली, 60 मिनट का टाइम मांगा था, अभी 5 मिनट कम है। रुद्रांश हंसते हुए, चलो ठीक है, बताओ अब क्या करना है।
अद्विका बोली, मुझे बहुत दिनों से तुम्हें एक बात बतानी थी। रुद्रांश बोला, क्या बताना था? अद्विका उसके सामने अपने घुटनों पर बैठते हुए, मेरी आदत नहीं हर किसी पर फिसलने की। एक तुम मिले और मैं खुद को संभाल नहीं पाई। मुझे नहीं पता कब और कैसे, लेकिन ये दिल तुम्हें चाहने लगा। मैं कल पेपर होने के बाद तुम्हें बताना चाहती थी, ताकि दिल में कभी अफसोस ना रहे कि मैंने कोशिश भी नहीं की। तुम्हारा जवाब चाहे जो भी हो, लेकिन मैं स्वीकार करती हूँ, मुझे तुमसे मोहब्बत है। इतनी मोहब्बत है कि अगर हम अलग हुए तो मेरा दिल मुझसे यही सवाल करेगा, तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन। रुद्रांश कुछ पल के लिए हैरान हो गया, फिर एकाएक ताली बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अद्विका को कुछ समझ नहीं आया। वो उठकर खड़े होते हुए रुद्रांश को देखने लगी, क्योंकि इस समय उसके चेहरे पर कुछ अलग ही भाव थे। रुद्रांश अपनी हंसी रोकते हुए, मानना पड़ेगा, चाहे तुम कितनी भी पढ़ने में टॉपर हो, लेकिन दिल के मामले में बिल्कुल बेवकूफ़। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ? ये दोस्ती भी मेरे लिए घुटन है, प्यार तो दूर की बात। अद्विका ये सुनते ही शॉक्ड हो गई। उसने हैरानी से रुद्रांश की आंखों में देखा, जहाँ पर मक्कारी चमक रही थी। रुद्रांश बोला, सारे कॉलेज में सबके सामने तुमने मुझे कितनी बार हराया, इसलिए मैंने सोच लिया था कि इस तरह छोटे मोटे लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। अगर मुझे फर्स्ट रैंक पाना है तो तुमसे दोस्ती करनी पड़ेगी, और इसलिए मैंने तुमसे दोस्ती की। तुम मेरी दोस्ती में इतनी अंधी हो गई कि मैं हर सेमेस्टर में तुम्ही से पढ़कर टॉप आता गया, लेकिन तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। इस फाइनल एग्ज़ाम में भी मैं टॉप पर आऊँगा। मेरे लिए सबसे बड़ा मेरा करियर है, और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मानता हूँ तुम अच्छी लड़की हो, लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए पैसा और कामयाबी भी ज़रूरी होता है। खुद को देखो, इस कमरे को देखो। मैं नहीं चाहता कि मैं इस प्यार जैसे झमेलों में पड़ कर ये गरीबी की ज़िंदगी गुजारूं। आई होप तुम मेरी बात समझ सको। आइंदा अब हम नहीं मिलेंगे। चलो, अब तुम्हारे 60 मिनट भी ख़त्म हो चुके, बाय। रुद्रांश वहाँ से जा चुका था, लेकिन अद्विका अभी भी वहीं खड़ी थी। रुद्रांश की सारी बातें उसके कानों में गूंज रही थी। अचानक उसे लगा जैसे सर भारी हो रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी उसके मोबाइल पर उसके बाबा का फ़ोन आने लगा। वो खुद को संभालते हुए फ़ोन उठाकर, हेलो बाबा, आप जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँचिए। जगदीश शास्त्री बोले, क्या हुआ बेटा, आपकी आवाज़ क्यों लड़खड़ा रही है? अद्विका बोली, बाबा मेरा कल पेपर है और मैं बेहोश हो रही हूँ, आप जल्दी पहुँचिए। कहते हुए मोबाइल उसके हाथों से छूट जाता है और वो वहीं फर्श पर गिरते हुए बेहोश हो जाती है। अगले दिन एग्ज़ाम हॉल में सभी स्टूडेंट अपना पेपर दे रहे थे। रुद्रांश भी अपना एग्ज़ाम देने बैठा था, लेकिन सामने पड़ा लैपटॉप लॉक हो गया था, जो उसके लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं खुल रहा था। वो कितनी बार ट्राई कर चुका था, लेकिन लॉक नहीं खुल रहा था। सारे स्टूडेंट्स अपने पेपर देने में लग गए थे। तभी अद्विका आती है। अद्विका को देख रुद्रांश हैरान हो जाता है। अद्विका मुस्कुराते हुए अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद एग्ज़ाम देकर वो निकलना चाहती है कि देखती है रुद्रांश का लैपटॉप अभी भी नहीं खुल रहा है। वो टीचर के सामने पड़े बैग में अपना सामान रखते हुए मोबाइल से प्रोफेसर के मोबाइल पर कॉल कर देती है। प्रोफेसर अपने मोबाइल पर देखता है, उसकी वाइफ का फ़ोन आ रहा है। वो कॉल उठाते हुए हॉल से बाहर चला जाता है। अद्विका जल्दी से रुद्रांश के टेबल पर आते हुए उसका लैपटॉप अपनी तरफ घुमाकर जल्दी जल्दी लैपटॉप खोलती है। रुद्रांश उसे हैरानी से देख रहा था। अद्विका लैपटॉप खोलते हुए, हर चीज़ का एंटीडोर होता है, आपकी नशे की दवाई का भी मिल गया, बेस्ट ऑफ लक। अद्विका लैपटॉप उसकी तरफ घुमाते हुए बाहर चली जाती है। रुद्रांश जल्दी जल्दी अपने पेपर चालू करता है, लेकिन दिमाग अद्विका पर ही अटका था। कल वहाँ से आने के बाद भी वो एक पल के लिए सुकून नहीं पाया। अद्विका अपना अतीत सोचते सोचते ही नींद की आगोश में चली जाती है। उसकी नींद तब खुलती है जब कमरे में कैलाश शेखावत आ गए थे। अद्विका उठकर बैठने की कोशिश करते हुए, जय हिंद सर। कैलाश शेखावत बोले, जय हिंद ऑफिसर। ये मैं क्या सुन रहा हूँ ऑफिसर? अद्विका मुस्कुराते हुए, सर मैं जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहती हूँ, इसलिए मैं घर जाना चाहती हूँ। घर पर बाबा हैं। कैलाश शेखावत बोले, लेकिन हमने उन्हें तुम्हारे हालत की कोई खबर नहीं बताई। अद्विका बोली, अच्छा किया सर, नहीं तो वो घबरा जाते हैं। सर मेरा डिस्चार्ज करवा दीजिए। कैलाश शेखावत, कम से कम 1 हफ्ते रह लो, उसके बाद तुम्हें जो मर्जी आए वो करना।
अद्विका बोली, सर 1 हफ्ते में तो मैं इससे भी ज़्यादा बीमार हो जाऊंगी इन डॉक्टर और दवाइयों को देखकर। कैलाश शेखावत हंसते हुए, बेटा आपको 1 या 2 गोलियां नहीं लगी, 6 गोलियां लगी है, बात समझने की कोशिश करो। यदि तुम्हारी जगह हम में से कोई होता तो तुम क्या करती? अद्विका बोली, सर आप मेरा दांव मेरे साथ ही खेल रहे हैं। कैलाश शेखावत बोले, अब जो भी तुम समझ लो, लेकिन 1 हफ्ता तुम्हें हॉस्पिटल में ही गुजारना है और टाइम से दवाइयाँ भी लेनी है, ड्रेसिंग भी करवानी है। अद्विका मुंह बनाते हुए, ओके। कैलाश जी बोले, वैसे तुम्हारा हस्बैंड आया था मिलने, तुम्हारी मुलाकात हुई उससे? अद्विका चौंकते हुए, ये क्या कह रहे हैं सर, मेरा कौन सा हस्बैंड पैदा हो गया? रुद्रांश अंदर आते हुए, आज से 26 साल पहले ही पैदा हो गया था। अद्विका उसे देखते हुए, सर हॉस्पिटल में मुझसे मिलने मेरे परमिशन के बिना कोई नहीं आ सकता, नहीं तो मैं घर चली जाऊंगी। अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है। कैलाश जी बोले, बेटा मैं तुम्हारे पापा जैसा हूँ, किसी भी समस्या का हल बात ना करना नहीं होता, एक बार सामने वाले की बात सुनना भी होता है। अद्विका चुपचाप सर नीचे रख लेती है। कैलाश जी उसके सर पर हाथ रखते हुए, खुद को शांत करो और एक बार सामने वाले की भी बात सुन लो। अक्सर गलत फहमियाँ किसी भी रिश्ते को ख़त्म कर देती हैं। अद्विका बोली, हमारे बीच कोई गलत फहमी नहीं है सर, मैं इन्हें नहीं जानती, फिर गलत फहमी का सवाल कहाँ से पैदा हो गया? रुद्रांश अद्विका के पास आते हुए, अगर नहीं जानती हैं तो फिर ये नाराज़गी क्यों? क्या अजनबियों से भी नाराज़गी जाहिर की जाती है? अद्विका बोली, अजनबी अगर ज़बरदस्ती आपकी ज़िंदगी में घुसने की कोशिश करे तो नाराज़गी क्या, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा उससे नफ़रत होती है। कैलाश शेखावत कमरे से बाहर जाते हुए, देखो तुम दोनों का जो भी मैटर है जल्दी से सॉल्व कर लो। वैसे भी अद्विका तुम्हारे बाबा तुम्हारी शादी करने पर जोर दे रहे हैं, अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है, क्योंकि इस समय तुम्हें तो 2 महीने की छुट्टी दी गई है जब तक ज़ख्म पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। उनके बाहर जाने के बाद रुद्रांश बोला, अद्विका एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मैं मानता हूँ मैंने गलती की, अपने करियर के लिए मैं इतना ज़्यादा अंधा हो गया कि मुझे सही गलत समझ ही नहीं आया, लेकिन उस दिन मैंने जो भी कहा वो सब झूठ था। अद्विका बोली, अब ना मुझे आप में इंटरेस्ट है ना आपकी सच्चाई में, प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। रुद्रांश बोला, फिर आज तक मेरे सपने क्यों देखती हो, तुम क्यों आगे नहीं बढ़ पाई, आज भी वहीं खड़ी हो क्यों? अद्विका बोली, आप मेरे हैं कौन जो मैं इस क्यों का जवाब दूं, ये मेरी ज़िंदगी है, मेरी मर्जी, मैं इसमें किसी का इंटरफेयर नहीं चाहती। जिस करियर के लिए आप इतने अंधे हो गए थे, जब आप उसमें कामयाब हो गए हैं तो क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? सारी दुनिया अब आपकी है, आप मुझे बख्श दीजिए। रुद्रांश बोला, आप जानती हैं ना मैं कितना ज़िद्दी हूँ, जब मैं करियर के लिए इतना फोकस हो सकता हूँ तो अपने प्यार के लिए मैं किस हद तक जा सकता हूँ ये आप समझ ही रही होंगी। मेरी लाइफ में आप पहली और आखिरी लड़की हैं जिसे मैं दिलो जान से चाहता हूँ। मैंने जो गलती की उसकी सज़ा इन 4 सालों में भुगत रहा हूँ, आपसे जुदा होना मेरे लिए किसी सज़ा से कम नहीं, लेकिन अब आप जब तक मेरी लाइफ में नहीं आती मैं हार नहीं मानूंगा। चलिए अभी आपके दवाइयों का टाइम हो रहा है। अद्विका अपनी गहरी नज़रों से उसे देखते हुए, अब आपको मुझसे क्या चाहिए? रुद्रांश मुस्कुराते हुए, लोग सच कहते हैं अगर विश्वास एक बार खो जाए तो उसे वापस पाना आसान नहीं होता। आपके सवाल जायज़ हैं, लेकिन यकीन मानिए अब की बार मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आप चाहिए। कहते हुए सुबह की दवा टेबल पर से उठाते हुए अद्विका के हाथ में पानी का गिलास पकड़ा देता है। अद्विका दवा लेकर धीरे से लेट जाती है। अभी उसके जख्मों में दर्द हो रहा था। 2 गोलियां पेट में, 2 गोलियां कंधे और बाजू में और एक कान के पास लगी हुई थी जहां पर पट्टी बंधी हुई थी। कुछ ही देर में नर्स आती है। रुद्रांश कमरे से बाहर चला जाता है। नर्स घाव की ड्रेसिंग करती है। ड्रेसिंग करते हुए वो अद्विका से बात करती जा रही थी। मैम आप बहुत लकी हैं कि आपके हस्बैंड आपसे इतना प्यार करते हैं। आप 5 दिन से बेहोश थी, लेकिन आपके हस्बैंड के आते ही आपकी सांसें चलने लगी, जबकि डॉक्टर ने आपको कोमा में जाने को कह दिया था। अद्विका हल्का सा मुस्कुरा देती है। नर्स ड्रेसिंग करके चली जाती है। अद्विका अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्रांश हॉस्पिटल से निकलकर अपने घर की तरफ बढ़ जाता है। आज पूरे 4 साल बाद वो अपने घर जा रहा था। घर पहुंचते ही केयर टेकर रुद्रांश को देख दरवाज़ा खोल देता है। रुद्रांश अंदर आकर अपने कमरे में चला जाता है। शावर लेने के बाद अपने कबर्ड खोलता है
जिसमें उसके कुछ कपड़े रखे हुए थे। लोअर और टी शर्ट निकाल कर पहन लेता है। अब उसे भूख लगने लगी थी। वो केयर टेकर को कॉल कर खाना भेजने को कहता है। बेड पर लेटते हुए फिर से अपने बीते हुए कल में पहुंच जाता है। एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद अद्विका को चारों तरफ ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। वो उदास होकर अपने घर आ जाता है। उसकी माँ उसे देखकर खुश होते हुए, एग्ज़ाम कैसा गया? रुद्रांश ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए, अच्छा गया माँ। सावित्री जी बोली, चल ठीक है, आज बहुत थका सा लग रहा है, मैं खाना निकालती हूँ। रुद्रांश बोला, नहीं माँ, अभी भूख नहीं है, अभी आराम करना चाहता हूँ। कहते हुए वो अपने कमरे की तरफ चला जाता है। सावित्री जी, शायद एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, इसलिए इतना उदास है। जब थोड़ा आराम करके उठेगा तो अच्छा फील होगा। रुद्रांश अपने कमरे में आकर बेड पर लेट जाता है। कल की सारी बातें उसके आंखों के आगे घूमने लगती है। वो खुद से, ये मैं क्या कर बैठा, मैं इतना बुरा तो नहीं था, लेकिन अपने प्यार के साथ ही मैंने इतनी बड़ी धोखेबाजी कर ली। लेकिन मैं भी क्या करूं, मैं नहीं चाहता कि अभी वो मेरे सपने देखे। मैं पहले कामयाब होना चाहता हूँ। हाँ, मैंने दोस्ती इसलिए की थी कि मैं टॉप कर सकूँ, लेकिन पता नहीं कब मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा। मेरे दोस्त मुझे हमेशा कहने लगे कि मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा हूँ, और उनके सामने मैं हमेशा नकारता रहा, जबकि मेरा दिल जानता है कि मैं किस हद तक तुमसे मोहब्बत करने लगा। मैंने तुम्हारे जूस में नशे की दवाई मिलाई, लेकिन बस इतनी कि तुम लेट एग्ज़ाम हॉल में पहुँचो। मेरा ये मकसद कभी नहीं था कि तुम एग्ज़ाम ही ना दो। रुद्रांश अपने ख्यालों में डूबा था। तभी केयर टेकर ने दरवाजे पर नॉक किया। रुद्रांश उठकर उसके हाथ से खाना लेकर टेबल पर रखते हुए खाने में जुट गया। उसने कल सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए ज़ोरों से भूख लगी थी। खाना खाकर वो जैसे ही उठा, उसका फ़ोन बजने लगा। कॉल रिसीव करते हुए उधर से आवाज़ आई, इंडिया पहुंचा या नहीं? रुद्रांश बोला, कल शाम को ही पहुंच गया था। उधर से गुस्से भरी आवाज़ आई, और हमसे मिलने अभी तक नहीं आया? रुद्रांश बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, तू जानता ही है मैं यहाँ क्यों आया हूँ, बस अभी घर आया हूँ, यहाँ से तुमसे मिलने आने वाला था। उधर से आवाज़ आई, हम दोनों तुम्हारे घर आ रहे हैं। रुद्रांश बोला, ओके। रुद्रांश केयर टेकर को कॉल कर एक कुक और एक साफ सफाई के लिए नौकर ढूंढकर आज से जॉब पर रखने की बात करता है। केयर टेकर बोला, ओके सर, शाम तक हो जाएगा। वो बेड पर बैठते हुए लैपटॉप खोलकर अपना कुछ ऑफिस का वर्क देखने लगता है। अभी कुछ वक्त ही बीता था, तभी दो लड़के उसके कमरे में आते हुए उसके बेड पर कूदकर उस पर मुक्का बरसाने लगते हैं। रुद्रांश चिल्लाते हुए, कमीनों, यह क्या तरीका है अपने दोस्त से मिलने का? शिवम बोला, ये हमारा तरीका है। सूरज बोला, और क्या, इतने सालों से हमारी याद नहीं आई? रुद्रांश खुद को बचाते हुए, तुम लोग मेरे गर्लफ्रेंड हो जो तुम्हारी याद आएगी? सूरज बोला, अच्छा, तो कौन सी तुझे गर्लफ्रेंड की याद आ गई? उसे भी तो छोड़कर तू वहाँ बैठा था। रुद्रांश यह सुन शांत हो गया। सूरज बोला, सॉरी यार, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। रुद्रांश मुस्कुराते हुए, इट्स ओके, सच बोलना कोई गुनाह नहीं है। शिवम बोला, अच्छा ये सब छोड़ो, अब तू आया है तो मेरी शादी अटेंड करेगा कि फिर भागने का प्लान है? रुद्रांश बोला, तेरी शादी मैं अटेंड करूँगा, लेकिन तुझे मेरी एक बात माननी होगी। शिवम बोला, क्या? रुद्रांश बोला, तेरी शादी उसी लड़की से हो रही है ना जिसके साथ अद्विका कॉलेज में थी? शिवम बोला, हाँ, शीतल नाम है उसका, लेकिन तू क्या चाहता है? रुद्रांश बोला, तेरी शादी 1 महीने बाद है, तब तक अद्विका बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। तू शीतल से कहकर उसे शादी में इनवाइट कर। शिवम बोला, लेकिन शीतल बता रही थी कि कॉलेज छोड़ने के बाद अद्विका उसके कांटेक्ट में नहीं है। रुद्रांश बोला, मैं जानता हूँ, इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। देखो, मेरे पास यही आखिरी उम्मीद है कि मैं अद्विका को अपनी लाइफ में ला सकूँ। तू 1 हफ्ते बाद जिस दिन अद्विका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगी, शीतल को लेकर हॉस्पिटल आ जाना। तुम उसके सामने अभी नहीं आना, शीतल को सारी बातें समझा देना। उसे अद्विका के सामने ऐसे दिखाना है जैसे वो अचानक से मिल गई हो, और बातों ही बातों में वो अपने शादी के बारे में बताए और उसे इनवाइट कर ले। तुम्हारे बारे में उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। शीतल को कहना कि तुम्हारा नाम गलत बताए, और ज़रूरी ना पड़े तो बताए ही नहीं। तुम दोनों की सारी रस्में एक होटल से ही होनी है, वहीं पर मुझे मौका मिलेगा उसके पास आने का। सूरज बोला, लेकिन उसने हम लोगों को देख लिया तो सच पता चल जाएगा, और एक झूठ की वजह से वो इतने सालों से तकलीफ में है, और तू फिर से एक और झूठ बोलने को कह रहा है।
रुद्रांश बोला, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, और मैंने कहा ना कि तुम्हारा नाम जब तक ज़रूरी ना हो शीतल नहीं बताएगी। तुम्हारे जॉब वगैरह के बारे में सारी बातें सच ही बताएगी। सूरज बोला, वो तो ठीक है, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। अगर सारी चीज़ें हमारे प्लान के मुताबिक हुई तो जल्दी ही रुद्विका की शादी का पार्टी भी हमें मिलेगा। रुद्रांश मुस्कुराते हुए, बिल्कुल। शिवम बोला, लेकिन तू इतने दिनों तक यहाँ इंडिया में रह पाएगा? और जहाँ तक हमें मालूम है अद्विका इंडियन आर्मी में ऑफिसर है, वो तेरे साथ लंदन भी नहीं जाएगी। रुद्रांश बोला, मैंने सब सोच लिया है, मेरी यहाँ मुंबई में भी ब्रांच है, अब सोच रहा हूँ दिल्ली में भी अपने ऑफिस खोलूँ और लंदन से सारा काम यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। वहाँ के ब्रांच को मेरा एक विश्वसनीय आदमी है, वह संभाल लेगा। मैं अगले हफ्ते तक माँ को भी बुला लेता हूँ, 4 साल का वनवास खत्म करना है। शिवम और सूरज उसके गले लगते हुए, ये की ना हमारे शेर वाली बात। रुद्रांश बोला, तुम दोनों का बहुत एहसान है मुझ पर, और सूरज तुम्हारा तो कुछ ज़्यादा ही है, जो इतने सालों से अद्विका की हर खबर मुझे देता रहा। सूरज बोला, देख, दोस्ती में एहसान वाली बातें नहीं आनी चाहिए, और अद्विका के बारे में खबर मिलना एक इत्तेफाक था। वो तो मैं अपने डैड के मुंह से उसका नाम सुन लिया और हमने उनके मोबाइल में पिक्चर देखी, इसलिए हमें पता चल गया। नहीं तो तुमने कितने हाथ पैर मारे, कितने जासूस हायर किए, लेकिन उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। रुद्रांश बोला, सूरज, तुम्हारे पापा इंडियन आर्मी में कौन से पोजीशन पर हैं? सूरज बोला, वो ब्रिगेडियर है। रुद्रांश अपनी आंखें बंद करता है, मतलब वही तुम्हारे पापा थे? सूरज बोला, कौन? तू मेरे पापा से कहाँ मिल लिया? अभी तक तो जब भी तू मेरे घर गया पापा ड्यूटी पर रहते थे, इसलिए तू कभी उनसे मिला नहीं। रुद्रांश बोला, कैलाश शेखावत। मुझे नाम सुनकर ही लगा था कि मैंने कहीं नाम सुना है, लेकिन ध्यान में नहीं आ रहा था। सूरज बोला, लेकिन तू उनसे कहाँ मिला? रुद्रांश बोला, अद्विका के पास वही हैं। जब मैं मिलने गया था तो उन्हीं की वजह से मिल पाया, नहीं तो अद्विका के सेफ्टी में पुलिस फोर्स मुझे अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे। अपने सर को पकड़ते हुए बोला, अरे यार, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मैंने तुम्हारे पापा को अद्विका का हस्बैंड बताया है। शिवम हंसते हुए, अरे वाह, बिना शादी किए ही हस्बैंड वाइफ बन गए तुम। रुद्रांश बोला, मैं क्या करता, कोई उनसे मिलने ही नहीं दे रहा था। सूरज बोला, तुमने पापा को और कुछ भी बताया? रुद्रांश बोला, ज़्यादा नहीं, लेकिन उन्हें इतना पता हो गया है कि मैं अद्विका से प्यार करता हूँ। उन्होंने मेरी बात सुनने के लिए अद्विका को मनाया भी। शिवम बोला, तब तो ये अच्छी बात है, अगर वक्त पड़ने पर हम उनको भी अपनी तरफ कर लें तो भाभी को मनाना आसान हो जाएगा। रुद्रांश भाभी सुनकर शिवम को देखने लगा। शिवम हंसते हुए बोला, अरे यार, जब तेरी शादी होगी तो अद्विका हमारी भाभी ही होगी ना। तीनों दोस्त हंसने लगते हैं। कुछ देर बातें करके दोनों दोस्त अपने काम पर निकल जाते हैं। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।